व्हाट्सअप व्यूअर्स, मेरा नाम है ऋतिक और आज की वीडियो में हम लोग कैंपस विजिट करने वाले हैं बैनेट यूनिवर्सिटी का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन गेट से। सो फॉलो मी। तो गाइस अभी हम लोग गेट नंबर 2 पे हैं। यहाँ पे होती है एंट्री और सिक्योरिटी चेक। आप सामने देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है नो वेपन्स अलाउड। इट मीन्स कैंपस के अंदर चाकू एंड वेपन्स लाना अलाउड नहीं है, तो कोई गन लेके मत आना, ठीक है। अब देखते हैं एयरपोर्ट वाली सिक्योरिटी का। इन्होंने बहुत रिसेंटली कैंपस के अंदर ये मेट्रो स्टेशन वाला एक्स्ट्रा मशीन इंट्रोड्यूस कराया ताकि बच्चे कैंपस के अंदर केटल्स या फिर हैवी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ना ला पाएँ। ऑल्दो ये सारी चीज़ें साइड में, एडमिशन का टाइम चल रहा है तो दिखावा थोड़ी ज़रूरी है। उसके बाद आपको मिलता है फेस रिकग्निशन। यहाँ पे सिर्फ कैंपस के स्टूडेंट्स ही एंट्री कर सकते हैं। अगर कोई बाहर का बच्चा आता है या फिर आप अपने कज़न सिस्टर्स को लेकर आते हो तो फिर एंट्री नहीं हो पाएगी। सिर्फ पेरेंट्स या तो कैंपस के स्टूडेंट्स अलाउ होते हैं। एंड यहाँ पे शाम के समय में अल्कोहल टेस्ट भी होता है। इन द केस अगर कोई बाहर का बच्चा आना चाहे तो वो तो नहीं आ सकता, सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही अलाउड हैं बाहर की। अगर कोई कैंपस विजिट में आना चाहे तो आप एंट्री करके यहाँ से एंड कर सकते हो। उसके बाद ये है बैनेट का मेन गेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लुक देता है। काश हमारे हॉस्टल रूम्स में इतने ज़्यादा मॉडर्न होते जितना इन्होंने गेट बनाया है। एयरपोर्ट वाली जो फील देती है। यहाँ पे गार्ड्स का बहुत ज़्यादा रोल है सिक्योरिटी में। यहाँ पे जो भी गार्ड इन या आउट होती है या फिर बच्चे डे स्कॉलर्स या बाहर के अंदर, ये सारा देखना इन गार्ड्स का काम होता है, जो कि एक अच्छा डेकोरम कैंपस में मेंटेन करके रखते हैं। इन द केस कोई भी कार आती है, चाहे वो फैकल्टी की हो या फिर स्टूडेंट्स की हो, यहाँ पे मेंटेन होती हैं। एंट्री करते ही आपको हल्का सा मिलेगा वॉकिंग डिस्टेंस। जहाँ से आप वॉक करके जाएंगे तो सीधा आपको मिलेगा ए ब्लॉक। मैं आपको मैप से दिखाता हूँ। यहाँ से हम नेक्स्ट स्टार्ट करें। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड क्रिकेट ग्राउंड मिलेगा। आपको चलते जाना है ए ब्लॉक पे। तो अभी हम लोग इस पॉइंट पे हैं, इसे नीचे से देखते हैं। अभी हम लोग हैं ए ब्लॉक के गेट पे। यहाँ पे आपको रिसेप्शन और फाइनेंस मिल जाएगा। जब आप एडमिशन के लिए आओगे तो सबसे पहले आपको यहीं पे आना पड़ेगा। एंड उसके बाद ये आपका ए ब्लॉक है। चारों तरफ से कुछ एक ही जैसा दिखता है। एंड एक बार हम इसे मैप से समझते हैं। अभी हम लोग थे यहाँ पे, यहाँ से वॉक करके आएंगे सीधा तो ये हमारा मेन ब्लॉक आ जाता है, ए और बी। जैसे लेफ्ट साइड आप देख सकते हो वो गर्ल्स हॉस्टल है, राइट साइड आप देख सकते हो वो बॉयज़ हॉस्टल है, और सामने है आपका ए और बी ब्लॉक, जो कि कैंपस का मेन ब्लॉक है। जो लेफ़्ट साइड है वो आपका बी ब्लॉक है, जो राइट साइड है वो ए ब्लॉक है। और ये जो आप अभी एरिया देख रहे हो ना, बैनेट यूनिवर्सिटी का हार्ट यही है, द मेन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों मेन ब्लॉक्स है। एंड जो आप लोग सुनते हो कि बैनेट यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो यही एरिया है। बाकी कभी हमारे हॉस्टल रूम आके देखो, छत पे प्लास्टर भी नहीं मिलेगा, बट सब ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ए ब्लॉक। राइट साइड में आपको मिलेगा ए ब्लॉक। तो इसके अंदर घुस के आपको बताते क्या है। ऊपर फैकल्टीज़ बैठती है एंड ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिलेगा लाइब्रेरीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती हैं। तो एक लाइब्रेरी का सिनेमैटिक व्यू देखते हैं। यहाँ की लाइब्रेरी की व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, जो कि आप एडवर्टीजमेंट वगैरह में देखते भी होगे। एंड यहाँ के रूल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो कि होने भी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे पहले कपल्स आके बैठ जाया करते थे। यहाँ पे आपको बहुत ही मल्टीपल बुक्स मिल जाएंगे, जो कि आप ले भी जा सकते हो, बट वो सिर्फ रेफरेंस के लिए रखे होते हैं, बच्चे पढ़ने नहीं आते। हमारे कॉलेज में बुक्स वगैरह का ये रोल है कि आपको क्लास में पीपीटी मिल जाएगी, आपको पढ़ना उसी पीपीटी से, एग्जाम्स भी उसी पीपीटी के थ्रू होगी। बट इन द केस अगर कोई बच्चे को ज़्यादा पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, तो वो यहाँ पे मोटिवेट होकर लाइब्रेरी में आ सकता है। 2 दिन के मोटिवेशन के बाद वो वहाँ से जा सकता है। ये जो ग्राउंड फ्लोर की लाइब्रेरी है, ये मोस्टली सीएस स्टूडेंट्स के लिए है। लॉ स्टूडेंट्स के लिए अलग लाइब्रेरी आपको 3rd फ्लोर पे मिल जाएगा ए ब्लॉक के अंदर, जो कि इससे भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। इन द केस अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होकर अलग से पढ़ाई करना चाह रहा है तो वो यहाँ से लाइब्रेरी से बुक असाइन करके ले भी जा सकता है। ऑल यू नीड इज़ योर आईडी कार्ड। आप अपने आईडी कार्ड रखो, बुक में कुछ कोड्स होते हैं, उसको स्कैन करके आप मशीन पे रख दो एंड आप यहाँ से बुक असाइन करके ले जा सकते हो। इन द केस अगर आप टाइम पे बुक रिटर्न ना करो तो आपको फ़ाइन भी देने को मिल सकता है।
ओके, अब बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर क्लासेस की तरफ। जो आपको लेफ्ट और राइट साइड दिख रही हैं वो आपके क्लासेस हैं। ओके, सिर्फ लेफ्ट साइड जो गेट्स दिख रही हैं वो आपके क्लासेस हैं। एंड इनके बीच में आपको मिल जाएगी कुछ बैठने की जगह, जो क्लासेस के बाद, लैब्स के बाद आप ब्रेक लेके बीच में बैठ सकते हो। ये जो आप सामने येलो वाली देख रहे हो वो स्कूल ऑफ डिज़ाइन कुछ इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे कॉलेज में, तो वो उसके लिए अभी रेडी हो रहा है। एल्स आप लैब्स के बाद, क्लासेस के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर बैठ सकते हो या फिर क्लासेस का वेट कर सकते हो। सो एक बार व्यू देख लीजिए। इसी फ्लोर पे आपको मिल जाएगा डीन का ऑफिस, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स के केबिन एंड बाकी मुझे नहीं पता कौन कौन फैकल्टीज़ होते हैं। इसी फ्लोर पे आपको और भी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे एग्ज़ाम कंट्रोल सेंटर एंड थर्ड फ्लोर पे है आपका लॉ लाइब्रेरी। सो लॉ लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मिस मत करना। सो चलते हैं लॉ लाइब्रेरी में। इस लाइब्रेरी में सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स ही अलाउड है। बाहर पे आपकी आईडी कार्ड चेक होती है। अगर आप सीएस या फिर किसी और ब्रांच के स्टूडेंट हो तो फिर आप अब के रूल्स के अकॉर्डिंग लॉ लाइब्रेरी में नहीं आ सकते हो। कैंपस विजिट के टाइम में ये आपको लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड आप सोचोगे भी कि एडमिशन लेने के बाद आप यहाँ पढ़ने आ सकते हो, बट ओनली इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट। सीएस स्टूडेंट्स के लिए ये लाइब्रेरी नहीं है। इनके लिए, सीएस स्टूडेंट्स के लिए अलग से नीचे लाइब्रेरी है एंड एलआरसी अवेलेबल है। स्पेशली मुझे ये लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ से व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी आती हैं। आप इज़िली यहाँ पे 6-7 घंटा नॉन स्टॉप पढ़ाई कर सकते हो। एंड ए ब्लॉक की वॉशरूम आपको सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन मिलेगी। आप जब भी जाओ आप एक बार मिरर में सेल्फी लेके ज़रूर आओगे। इसके बाद चलते हैं हैस्ट्री की तरफ। ये आपका थर्ड फ्लोर पे ही है। जिस फ्लोर पे आपका लॉ लाइब्रेरी है उसी फ्लोर पे यहाँ पे बेसिकली वो बच्चे आते हैं जो कि किसी स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एंड हैस्ट्री से अगर आपका प्रोजेक्ट अप्रूव होता है तो फंड्स भी प्रोवाइड करता है। ये एक बहुत ही अच्छी बेनिफिट मुझे लगती है बैनेट यूनिवर्सिटी की। ये आपका नीचे का व्यू है जहाँ से अभी हम लोग ट्रैवल करके आए हैं। एंड हैस्ट्री की ये बात है कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स नहीं आ सकते हैं। आपको एक मेल से अप्रूवल चाहिए होती है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट या फिर स्टार्टअप पे काम कर रहे हो या फिर अगर आप किसी क्लब के मेंबर हो तो ही आप यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स और इतना स्पेस है नहीं कि सारे बच्चे यहाँ पे 2000 बच्चे इस हैस्ट्री में आके सेल्फ स्टडी करने के लिए आए। उसके लिए अलग से एलआरसी बनी है जहाँ पे आप जाके सेल्फ स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट और स्टार्टअप की चीज़ें डिस्कस होती हैं। हैस्ट्री के बारे में मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आपके पास कोई बहुत ही तगड़े स्टार्टअप प्लान है या फिर कोई एक इनोवेटिव आइडिया जो कि अभी तक किसी ने नहीं बनाई, तो आप उसकी एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना के लाओ एंड यहाँ पे अप्रूव कराओ, आपको फंड्स मिलेंगे। बट वो इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता, बहुत राउंड्स होते हैं। एंड ये उसके हैस्ट्री के बाहर का व्यू है। एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे लिफ्ट के बाहर। ये जैसा मैंने अभी कहा था ये थर्ड फ्लोर है और हम लोग यहाँ से जाएंगे नीचे। एंड ये रहे आपके क्लासरूम्स। यहाँ पे आपको कुछ क्लासेस और लैब्स देखने को मिल जाएंगी। मोस्टली आपके जो लेक्चर्स होते हैं वो अब आपके एन ब्लॉक और पी ब्लॉक में होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। बट जो आपके लैब्स वगैरह होंगे वो आपको इसी ए बी ब्लॉक में ही देखने को मिलेगा। अभी तक हम लोग ए और बी ब्लॉक ट्रैवर्स कर चुके हैं। अब आगे चलेंगे हम लोग एन और पी ब्लॉक की तरफ। आपको यहाँ की इवनिंग व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। आपका मन करेगा बस फ्रेंड्स के साथ घूमो। लेफ्ट साइड में आपको एक कैंटीन दिख जाती है स्नैपिट्स करके, जो कि रात के टाइम तक खुली रहती है। और राइट में एक काठी करके एक काठी जंक्शन था कैंटीन, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब कर लेते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात। अगर आपको बैनेट यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली गिव यू द रिप्लाई। एंड सेकंड चीज़, अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो देन आई विल प्रोवाइड यू अ रेफरल नंबर। एडमिशन फॉर्म में ये रेफरल नंबर डालना, इससे क्या होगा, ट्यूशन फी में 25,000 रुपीज़ डिक्रीज़ हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये आपकी फैकल्टी बिल्डिंग है। जो भी फैकल्टीज़ होती है या फिर कॉपी चेकिंग वगैरह, डाउट्स क्लियरिंग, वो आपका यहीं पे होता है। और जो आप सामने में देख रहे हो ये है आपका जमा हैंगर। जो भी इवेंट्स वगैरह होती हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं या फिर जो गेस्ट आते हैं, वो इवेंट यहीं पे कराते हैं। लेफ्ट साइड है आपका एन ब्लॉक, राइट साइड आपका पी ब्लॉक। तो सबसे पहले चलते हैं एन ब्लॉक की साइड।
जो मोस्टली लेक्चर के क्लासेस होंगे एंड ट्यूटोरियल क्लासेस वो आपके एन ब्लॉक और पी ब्लॉक में होंगे। हालांकि कुछ लैब्स भी इन्होंने बना दिया है एन ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के अंदर, तो आपकी जो मेन क्लासेस होती हैं वो आपकी एन ब्लॉक और पी ब्लॉक की होती हैं। यहाँ का व्यू देखो बहुत ही प्यारा है। जो आपको लेफ्ट साइड भी दिख रहा है ये आपका कोरियर ऑफिस है। इन द केस अगर आपको कहीं पार्सल भेजवाना है या तो रिसीव करना है तो आपका यहाँ पर होता है। बढ़ते अंदर की तरफ, अंदर में आपको क्लासेस मिल जाएंगी। क्लासेस के लिए मैं अलग से व्लॉग वीडियो बना दूंगा, तब तक आप एन ब्लॉक के सिनेमैटिक व्यू देखिए। जो मैं बैनेट यूनिवर्सिटी की कैंपस लाइफ की बेस्ट बात करूं वो है यहाँ का एक्सपीरियंस। क्लासेस की बात हम कभी बाद में करेंगे किसी दूसरे वीडियोस में, बट जो यहाँ का व्यूज़ है, शाम के टाइम की व्यू या फिर ठंड के सीज़न का व्यू हो गया, वो रियली एक वीडियो से या फिर एक ऑडियो से एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब क्लासेस के बाहर जाते हो, आप वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक करते हो और आपको सामने में ये व्यू मिलता है। लोग यहाँ पे स्नैप, वीडियोस, फ़ोटोज़ सब कुछ लेते हैं एंड फिर ये एक ऐसा मोमेंट हो जाता है फ्रेंड्स के साथ जिसमें कि आपको वापस से कमरे जाने का मन नहीं करेगा। आपके पास यहाँ पे मेमोरीज़ बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ जो भी टाइम स्पेंड करोगे ना, वो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले तरफ। एन ब्लॉक के सामने ही आपको मिल जाता है फैकल्टी बिल्डिंग। तो हम लोग चलते हैं फैकल्टी बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पे सारे फैकल्टीज़ बैठते हैं, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर जो सारे फैकल्टीज़ कॉपी चेकिंग वगैरह होती है या डाउट्स के लिए, वो ये है। चूँकि आज संडे है तो यहाँ पर कोई भी है नहीं, बाकी दिन में रिकॉर्डिंग करने आ नहीं सकता था टीचर्स के सामने। इन द केस किसी बच्चे को डाउट वगैरह होता है लेक्चर्स में तो वो यहाँ पे आके सॉल्व कर सकते हैं, बट मोस्टली बच्चे अटेंडेंस के लिए ही आते हैं। ये मैं एक वीडियो के अंदर कंप्लीट वॉक थ्रू दे रहा हूँ। अभी हम लोग आए थे ए बी से लेकर एन ब्लॉक की तरफ, अब हम लोग वापस जा रहे हैं एन ब्लॉक से लेके ए बी को क्रॉस करके हॉस्टल्स की तरफ। लेफ्ट साइड अगेन ए ब्लॉक, राइट साइड आपका बी ब्लॉक, और जो वाइट बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो आपके हॉस्टल्स हैं। जो आपके ब्लॉक्स डिवाइडेड है वो कुछ इस तरीके से है कि जो भी सी ब्लॉक्स हैं वो पूरे बॉयज़ हॉस्टल्स हैं, जो भी तो आपका डी ब्लॉक है वो सारे आपके गर्ल्स हॉस्टल्स हैं। मेस के खाने के अलावा और भी चीज़ें बैनेट यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करता है, वो है कैंटीन्स। आपको यहाँ पे एक हॉट स्पॉट जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने मैगीज़ के लिए, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं या फिर आपको नूडल्स खाना पसंद है तो ये बहुत ही अच्छा कैंटीन है इस चीज़ के लिए। जब मैं फ़र्स्ट टाइम एडमिशन के लिए आया था तो ये हॉटस्पॉट मुझे वाईफाई का हॉटस्पॉट लगा था। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ पे वाईफाई मिलती है या फिर नहीं। ये सामने वाली आपकी गर्ल्स हॉस्टल है और ये एक और सदन जो दूसरा कैंटीन है। ये सदन में आपको साउथ फूड के लिए ये थोड़ा ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे साउथ इंडियंस बहुत ज़्यादा आते हैं। चूँकि एक जो भैया हमारे जिनका मेटा में लगा था वो आपके साउथ इंडियन थे। आप इधर ही हॉस्टल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा गॉबल, जो कि हमारा मेस है। मेस के लिए मैं एक अलग से प्रॉपर व्लॉग वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें आपको हर एक चीज़, फूड के आइटम्स, पूरी व्लॉग दिखाऊंगा। एंड लेफ्ट साइड आपको दिखती है यहाँ पे एक टक शॉप। ये जो सी ब्लॉक है C7, इसके नीचे आपको टक शॉप मिलेगा। ये क्या है? ये आप कह सकते हो बैनेट यूनिवर्सिटी का किराना का दुकान, जहाँ पे सारी चीज़ें आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बिस्किट्स, स्नैक्स, कुरकुरे वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इन द केस अगर आप मेस का खाना अवॉइड करना चाहते हो, कैंटीन से नहीं खाना चाह रहे हो, रात के समय में कुछ करना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये जनरल स्टोर मिल जाएगा। यहाँ पे एग्स और जो कटिंग्स वगैरह हैं, जो जनरल रोज़ की चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब वापस से आते हैं मैप की तरफ। ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है ये आपका पावर स्टेशन है एंड ये है आपका क्रिकेट ग्राउंड, और ये जो ब्लू वाली दिख रही है वो आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये ग्राउंड। तो ये आपका फुटबॉल ग्राउंड एंड ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बिल्कुल आपको क्रिकेट स्टेडियम वाली फील आएगी। यहाँ पे 11 बजे तक ये ग्राउंड ओपन रहता है। एंड लेफ्ट साइड जो आपको दिख रहा है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अब हम उसके अंदर भी जाएंगे। एंड जो ये बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ना, ये आपका पावर स्टेशन है, जहाँ पे मेन सोर्स हब यही है जहाँ से पूरे बैनेट के अंदर पावर जाती हैं। वापस से चलते हैं मैप की तरफ। ये था हमारा फुटबॉल ग्राउंड जो कि हमने देख लिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ। ये जो आपको ब्लू बॉक्स दिख रहा है ये आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और नीचे से व्यू आपकी कुछ इस तरीके से है। जो आपका जिम है, जो आपका स्विमिंग पूल है और जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको यहाँ करने को मिल जाएंगी। नीचे की तरफ एक क्वेंच करके छोटा सा कैंटीन भी है, जो जिम में वर्कआउट करने के बाद यहाँ पे अपनी पूरी जिम बर्बाद करना चाहते हैं वो यहाँ पे आके खाना भी खाते हैं। एंड
ये आपका स्विमिंग पूल है, मेंटेनेंस में है, वैसे हमेशा ऑन रहता है गर्मी के सीज़न में, बट अभी मेंटेनेंस में है। ये कुछ अवार्ड्स जो कि स्टूडेंट्स यहाँ के जिन्होंने जीता है वो था। एंड ये है आपका बैडमिंटन कोर्ट। एंड इसके साथ साथ बाहर भी और भी आपको बैडमिंटन कोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। एंड ऊपर की तरफ जिम था। एंड यहाँ पे बाकी स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं, जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ऊपर की तरफ जिम है, तो बढ़ते हैं वापस से जिम की तरफ। ये आपका जिम है जिसमें मोस्टली बॉयज़ आते हैं। गर्ल्स के लिए एक C6 बिल्डिंग के नीचे भी जिम है, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग जिम है। कोई भी कहीं भी जा सकता है किसी भी टाइम में। जिम आपका सुबह के लगभग 5 या 5:30 बजे खुल जाती है। एंड ट्रस्ट मी, जिम में बहुत ही ज़्यादा क्राउड होती है। इक्विपमेंट्स मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़े से और ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ जाता है जिम के इक्विपमेंट्स के लिए एज़ कम्पेयर टू द जिम की साइज़। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं एंड कुछ पर्टिकुलर टाइम होती है, जैसे सुबह के टाइम में और रात के समय में, जो कि बच्चे पूरे भरे रहते हैं। ये नीचे आपका कोर्ट हो गया एंड ऊपर में आपका जिम हो गया। इस जिम के साथ इन्होंने एक ओपन रूफ जिम भी इंट्रोड्यूस करा है, जो कि फैकल्टी बिल्डिंग के आगे है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एंड जिम का व्यू आपका कुछ इस तरीके से होता है। आप यहाँ पे सारे एक्सरसाइजेस कर पा सकते हो, बट वही आपको वेट बहुत करना पड़ता है जब तक सामने वाला अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट ना कर लें, क्योंकि इक्विपमेंट्स कम है। ये तो मैं हॉलीडे के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए इतनी कम वेट है, बाकी यहाँ पर बच्चे बहुत आते हैं। ये है हमारा स्विमिंग पूल, जो अभी अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, जो कि कुछ टाइम बाद रेडी हो जाएगा। एंड ये है हमारा बास्केटबॉल कोर्ट, जहाँ पे आप बास्केटबॉल खेल सकते हो। और भी स्पोर्ट्स हैं जो कि आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे खाने पीने के सामान अलाउड नहीं है, बट आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद ये है आपका फैकल्टी बिल्डिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है एंड कैंपस के अंदर ही है। बहुत से फैकल्टीज़ कैंपस के अंदर ही इस बिल्डिंग में रहते हैं। हमने पूरा कैंपस ट्रैवल कर लिया है एंड हम लोग चलते हैं वापस से बाहर की तरफ। बाहर जाने के लिए अगेन आपको फेस रिकॉग्नाइजेशन वाले सिस्टम से बाहर निकलना होगा। अगर आप पेरेंट्स के साथ आएँ तो आप मैनुअली एंट्री करके बाहर जा सकते हैं। अब आउटरो से पहले थोड़ी देर कर लेते हैं बातें। इन द केस आपको कुछ भी पूछना हो, मैंने अपना इंस्टा ID नीचे एक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। एडमिशन लेना हो, कुछ भी एडमिशन से रिलेटेड पूछना हो, आप मुझे इंक्वायरी के लिए मैसेज कर सकते हो। रेफरल नंबर डालना मत भूलना, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके एंड हमारी भी हेल्प हो सके। एल्स वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कैंपस कैसे लगी एक बार ज़रूर बताना। उसके बाद और भी इसके बारे में रियलिटी चेक मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा कि क्या एडमिशन लेना चाहिए, किन स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिवर्सिटी है और क्या इसकी अच्छी चीज़ें हैं, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, कितनी मैं रेटिंग्स दूंगा, मेस का क्या सिस्टम है, क्लास का, कैंपस का, एकेडमिक्स, वो सारी वीडियोज़ आपको आने वाली वीडियोज़ में मिल जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर कर लेना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। व्हाट्सअप व्यूअर्स, मेरा नाम है ऋतिक और आज की वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे बैनेट यूनिवर्सिटी हॉस्टल टूर। हॉस्टल टूर कह लो, हॉस्टल विजिट कह लो, रूम टूर कह लो या फिर हॉस्टल लाइफ कह लो। बैनेट यूनिवर्सिटी हॉस्टल लाइफ के बारे में हम लोग एक एक चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, कि क्या यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या यहाँ की प्रोटोकॉल्स है, क्या यहाँ की फैसिलिटीज़ है, क्या यहाँ की ख़राब चीज़ें हैं, जो कि चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। बैनेट यूनिवर्सिटी सीरीज़ के हम तीसरे वीडियो पे हैं। कैंपस टूर, एडमिशन प्रोसेस एंड रेफरल एंड बैनेट यूनिवर्सिटी मेस सिस्टम की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, जिसके ऊपर आप लोगों ने बहुत ही प्यारा रिस्पांस दिया है। अगर आप लोगों ने कैंपस विजिट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है देन इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप पहले कैंपस विजिट की वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज वो वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को कॉलेज में आने से रोक नहीं पाओगे। ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है हॉस्टल टूर के बारे में। अगर आपको रूम विजिट की वीडियो देखनी है तो उसकी क्लिप आपको वीडियो के सबसे लास्ट में मिल जाएगा, जिसमें मैंने प्रॉपर दिखाया है कि रूम का क्या सिस्टम है, रूम्स में क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाती है एंड रूम टिपिकली देखने में कैसा लगता है। कैंपस के सेंटर में आपका A और B ब्लॉक है, जो आपका मेन ब्लॉक है, जो कि हमने कैंपस विजिट वाले वीडियो में देखा था। अब उसके आगे देखते हैं। लेफ्ट साइड जो C ब्लॉक है ये आपका बॉयज़ हॉस्टल है और राइट साइड जो D ब्लॉक है ये आपका गर्ल्स हॉस्टल है।
कैंपस विजिट वाली वीडियो में हमने यहाँ तक देख रखा था। अब इसके आगे चीज़ें देखते हैं। ये जो आपका लेफ्ट साइड वाली सी ब्लॉक है, ये इंटायर लेफ्ट साइड वाली बॉयज़ हॉस्टल के लिए है। सीधा आपको मेस दिख जाएगा एंड राइट साइड वाली जो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सारे आपके गर्ल्स हॉस्टल हैं। लेफ्ट साइड बॉयज़ हॉस्टल एंड राइट साइड गर्ल्स हॉस्टल। उसके जस्ट सामने में आपको ए और बी ब्लॉक मिल जाएगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि आप बिना ब्रश किए हुए सीधा हॉस्टल से निकल के आप अपने ए बी ब्लॉक जा सकते हो अपने क्लासेस या फिर लैब अटेंड करने। कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, राइट। अब जो आपका ये वाला स्पॉट है ना, इससे 20 कदम आप आगे आओगे तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखेगा और जो गर्ल्स हॉस्टल है ना उसके जस्ट नीचे आपको लॉन्ड्री वाली सीन दिख जाएगी। अब राइट साइड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे आपके गर्ल्स हॉस्टल है। जितनी भी बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड जितनी भी बिल्डिंग्स आपको दिख रही होंगी वो सारे बॉयज़ वाली है। स्ट्रेट में आपको गोबल दिख जाएगा जो कि आपका मेस है। एंड अगर आप थोड़ा दूर तक देखोगे तो आपको कुछ न्यू फ्रेश बिल्डिंग्स दिख रही होगी जो कि कुछ टाइम पहले तक अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जो कि फ्रेशर्स को अलॉट होगा। एंड ये जो सारे विंडोज़ देख रहे हो ना, ये सारे बॉयज़ हॉस्टल है। लेफ्ट साइड जो छोटा सा झोपड़ा दिख रहा है वो आपका एक कैंटीन है जिसका नाम हॉटस्पॉट है। एंड ये सारी बिल्डिंग्स एंड राइट साइड ये जो जितनी भी बिल्डिंग्स है ना राइट साइड वाली, ये सारी आपकी गर्ल्स हॉस्टल है। ये जो छोटा सा घर दिख रहा है आपको, ये आपका सदन करके एक कैंटीन है जिसमें साउथ इंडियन फूड्स दिखती है। सामने आपका ए बी ब्लॉक हो गया। ये सारे के सारे राइट साइड वाले आपके सारे गर्ल्स हॉस्टल हो गए। एंड इसी बिल्डिंग के नीचे आपको एक छोटा सा जिम भी दिख जाएगा जो कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से थोड़ा हटके हैं। ये सारी बिल्डिंग सीनियर्स की है। अब सीनियर्स का कैसे ब्लॉक है, जूनियर्स का कैसा ब्लॉक है, रैगिंग का क्या सीन है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा। ये जो सामने देख रहे हो, मैं थोड़ा जूम कर दूँ, ये जो सामने देख रहे हो ये आपका मेस है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है इसके अंदर की, ठीक है। ये सारे आपके फ्रेशर्स के बिल्डिंग हैं जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आएंगे। इधर आपके सीनियर्स के बिल्डिंग्स होते हैं। अब उस पॉइंट से थोड़ा आगे आके चीज़ें समझते हैं। ये आपका जो राइट साइड है वो आपका मेस है, जो कि चीज़ें मैंने आपको बता दी, हम मेस के पास है। अब लेफ़्ट साइड वाले जितने बिल्डिंग्स हैं ना, ये आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अलॉट होती हैं, ठीक है, हल्का दूर। अब ये जो सामने बिल्डिंग्स दिख रही है ये आपका सेकेंड ईयर के सारे बच्चों को अलॉट होती हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा और डेप्थ में बताऊँगा कि कैसे बिल्डिंग्स बाई बिल्डिंग्स ईयर वाइज स्टूडेंट्स को ईयरली डिवाइडेड होती हैं, ताकि रैगिंग या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का सीन ना हो। मेस के साइड से बढ़ती हुई जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ना वो आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अलॉट होता है। जैसे कि ये लेफ्ट साइड वाली बिल्डिंग, ये राइट साइड वाली बिल्डिंग्स और ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ना राइट साइड वाली, ये सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अलॉटेड होती हैं। अब इसमें चीज़ें डिवाइड कैसी होती हैं, ये देखो, ये जो C11 है, ठीक है, C11 दिख रहा है, ये C11 फ्रेशर्स के लिए है। इसी तरीके से ब्लॉक्स आपका डिवाइडेड होगा, जैसे C10, C11, C12 ये सारे आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, C6, C7 सेकंड ईयर के लिए, C1, C2 ये सारे आपके थर्ड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरीके से आपका बिल्डिंग्स डिवाइडेड है। अब मैं आपको C6 ब्लॉक के अंदर लेके जा रहा हूँ ताकि मैं आपको अंदर का व्यू दिखाऊँ। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी ब्लॉक्स हैं, चाहे वो C11 हो, C1 हो, C10 हो, चाहे वो गर्ल्स ब्लॉक हो, सबका इंटीरियर व्यू, रूम का शेप, रूम की डिज़ाइन, साइज़ या फिर बिल्डिंग्स की चीज़ें, हर एक चीज़ आपको बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगी। मीन्स वॉशरूम से रिलेटेड हो या फिर रूम्स हो, आपको एक भी चीज़ें डिफरेंट नहीं दिखेगी। अब बढ़ते हैं लिफ्ट में। अब यहाँ पे लिफ्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। देखो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो थोड़ी सी एडवांटेज लो। अगर तुम रूम ले रहे हो ना तो फर्स्ट या तो सेकंड फ्लोर का लो, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स होते हैं, 11th फ्लोर होती है, भाई साहब आधी ज़िंदगी हमारे लिफ्ट में गुजर जाती है। इसलिए ट्राई करना नीचे की बिल्डिंग्स लेने की। ये आपका राइट साइड वॉशरूम था, अब उस पर मैं अलग से वीडियो नहीं बना रहा। ये आपका कॉरिडोर हो गया, ठीक है। अब इसमें बरामदा का कुछ सीन हो जाता है। देखो, जब आप रूम लो ना तो ट्राई करो ऑड फ्लोर लेने का, जैसे कि 7, जैसे कि 1, जैसे कि 5। ऑड फ्लोर में क्या होता है, ये जो नीचे वाला बरामदा दिख रहा है ना, देखो ऑड फ्लोर में सारे बरामदे बड़े होते हैं। तब आपको क्या बेनिफिट हो गई कि आप आराम से उसमें कपड़े सुखा सकते हो, अपनी बंदियों के साथ बात कर सकते हो, सॉरी बंदियों नहीं, बंदी के साथ बात कर सकते हो, या फिर मोस्टली बेनिफिट होगा कि सनसाइन या फिर कपड़े सुखाने में हेल्प हो। बट जो आपका इवन फ्लोर है ना, जैसे ये 6th है, तो उसका बरामदा देखो कितना छोटा है, ठीक है। तो ये एक मुझे प्रॉब्लम दिखती है कि इवन फ्लोर्स के बरामदे छोटे हैं, भैया हमें कपड़े सुखाने कहाँ जाएंगे। उसके बाद ये आपका कुछ कॉरिडोर इस तरीके का होता है। रूम्स नंबर ऐसे अलॉटेड होते हैं, देखो जैसे C6 हो गया 603, C6 604, इसी तरीके से आपके रूम्स अलॉटेड होंगे। अब मैं रूम के अंदर तो ऐसे किसी का घुस नहीं सकता। तो ये आपका कॉरिडोर का व्यू कुछ इसी तरीके का होता है। राइट साइड बरामदा है। अब ये छोटी वाली बरामदा है, इसके नीचे आप बड़ी बरामदा देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके का आपका बरामदा से व्यू होती है, ठीक है। हर एक कॉर्नर पे जहाँ पे जॉइंट होता है ना, जैसे सामने देखो कॉर्नर है, तो वहाँ पे आपका वॉशरूम अटैच होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक रूम के अंदर जाके दिखाता हूँ कि कुछ रूम्स कैसे होते हैं।
टू बी नोटेड, वार्निंग दे दूँ, ये मेरा कमरा नहीं है, ठीक है। ये कमरा खाली हुआ था किसी स्टूडेंट का वैकेशन में, तो देखो उसने रूम की क्या हालत कर दी है। अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि अगर तुम रूम में कुछ भी तोड़ फोड़ करते हो, जैसे इंसान है, किसी बंदे ने बेड तोड़ दिया, टेबल वगैरह तोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से तोड़ ताड़ दिया इसको, तो इस बच्चे को मिलता है फ़ाइन, ठीक है। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है उसमें से कटता है फ़ाइन। अब बढ़ते हैं मेरे रूम की तरफ। ये मेरा रूम, देखो जज मत करना, एग्ज़ाम्स का टाइम था, रूम गंदा है, एंड ऑब्वियस सी बात है, बॉयज़ हॉस्टल है, बॉयज़ रूम है, तो ये भी आपको बहुत साफ़ सुथरा ही लगना चाहिए, क्योंकि ये बॉयज़ का रूम है एंड ऊपर से ये एग्ज़ाम के टाइम का है। तो ये बॉक्स वगैरह रखा हुआ है ताकि मैं पैकिंग वगैरह कर सकूँ, एंड टिपिकली रूम ऐसा ही दिखता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा अपने रूम का व्यू अलग अलग एंगल से, सारे एंगल से मैं आपको रूम की व्यू दिखाऊंगा कि रूम देखने में कैसा लगता है एंड उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले ट्रिपल शेयरिंग का ऑप्शन है, शायद तुम्हारे टाइम में डबल शेयरिंग का ऑप्शन ना हो क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, अगर हो तो उसकी फ़ीस ज़्यादा लगती है। डबल शेयरिंग में 2 बेड होता है, ट्रिपल शेयरिंग में 3 बेड्स होती हैं, ठीक है। 3 बेड सिर्फ बेड और उसकी मैट्रिक्स आपको मिलेगी, बेड शीट आपको खुद लेके आना होता है, ब्लैंकेट्स वगैरह खुद लेके आनी होती है, वो मैट्रिक्स आपको देंगी। 3 बेड्स, 3 टेबल, 1 राउटर, डिपेंड करता है तो ठीक है, नहीं है तो बगल वाले के रूम में होगा, ठीक है। 1 विंडो होता है, कर्टेन आपको लेके आना होता है, साइज़ आपका फुल साइज़ होगा, जो कि आपके डोर्स में जो लगती है ना वो वाली कर्टेन की साइज़ लगती है, हाफ से नहीं हो पाता। एंड 3 चेयर्स एंड 3 अलमीरास आपको मिल जाएंगी, वो आपको नेक्स्ट एंगल से आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे हाथ में एक झाड़ू है एंड रूम क्लीनिंग मैं खुद कर रहा हूँ। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको खुद करना होता है, हर 2 दिन में आपको रूम क्लीनिंग की सर्विसेज मिल जाती है, वो आपके हॉस्टल फी में इंक्लूडेड होती है। बट चूँकि रूम बहुत ज़्यादा गंदा था तो मैं खुद से साफ़ कर रहा हूँ, आपको नहीं करना होता, ठीक है। आई रिपीट, हर 2 दिन में रूम क्लीनिंग वाले आते हैं। इन द केस अगर आप रूम क्लीनिंग वाले मिस कर रहे हो तो आप रात के 10 बजे भी कॉल कर लोगे ना हेल्पलाइन नंबर पे, तो आपको ऑन स्पॉट कुछ टाइम के अंदर उसी टाइम में आपको रूम क्लीनिंग की सर्विसेज मिल जाती हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं आपको बता दूं, हॉस्टल आने से पहले क्या क्या चीज़ें लानी ज़रूरी है। एक्सटेंशन बोर्ड लेते आना, फुल साइज़ कर्टन लेके आना, बेडशीट एंड पिलो लेके आना, एंड कुछ चीज़ें जो अलाउड नहीं हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप लैपटॉप कंप्यूटर नहीं ला सकते, भाई बिल्कुल लाओ, तुम 10 किलो की CPU उठा के ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी चीज़ें जिससे कि आप खाना पका सको, जैसे केटल हो गई, एक बॉयलर हो गया या फिर मिक्सी ग्राइंडर हो गया, ये सारी चीज़ें हॉस्टल रूम्स में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। चलो वो सब तो बात की बात है, बट ऑन अनदर हैंड रूम डेकोरेशन के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अलाउड हैं। यानी कि अगर आप रूम में लाइटनिंग करना चाहो, कुछ झाड़बत्ती लगाना चाहो या फिर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लाना चाहो, कुछ लाइटिंग वगैरह, लैम्प्स वगैरह, हाँ वो सारी चीज़ें अलाउड है। आप अपने रूम को कैसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, आपको जहाँ बेड लगाना है, जहाँ टेबल्स लगाने हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बस रूम की दीवार को कुछ नहीं होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि डेकोरेशन के चक्कर में आपने फ़ोटो फ्रेम लगाया, 10 फोटो फ्रेम लगा दिया, पूरी दीवार ही तोड़ दी, तो ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे वॉल डैमेज आपका होता है तो रूम क्लियरेंस के टाइम में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फ़ाइन पे करना हो सकता है। जो सामने की तरफ आपको स्क्रीन पे दिख रही है 3 अलमीरास, ये आप देख लो, कुछ इस तरीके का अलमीरास आपको प्रोवाइड करी जाएगी। 3 टेबल, 3 चेयर, 3 अलमीरा और एक फ़ैन और AC रूम है, ठीक है। और भी कुछ डिटेल्स कि हाँ भैया आपका कॉलेज में, सॉरी कैंपस में, हॉस्टल रूम्स में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें लाना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। इन द केस अगर आप फूकते हुए दिख गए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बट अंदर की बात बताओ तो हॉस्टल में बच्चे फूकते हैं, रूम बंद कर लो, अंदर जो करना करो, कोई देखने वाला है नहीं, ठीक है, बट दैट्स डिपेंड्स। तो गाइज़ ये था आपका बेनेट यूनिवर्सिटी हॉस्टल रूम। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, चूँकि मैं खुद भी एक बेनेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो इन द केस अगर आपको कोई भी क्वायरी हो या फिर आपको रेफरल कोड चाहिए हो जिसके ऊपर आपको 10,000 का बेनिफिट होता है, तो आप उसके लिए मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल सजेस्ट कि यार आप व्हाट्सएप पे फॉर द फास्ट रिप्लाई आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया करो, सो आई कैन गिव यू मच फास्टर रिप्लाई। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वायरी हो इंटर्नशिप के रिगार्डिंग या फिर प्लेसमेंट के रिगार्डिंग या फिर कॉलेज लाइफ के बारे में, कुछ भी क्वायरी हो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिगार्डिंग बनाऊँ, मस्ट लीव अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फाइनली अब हम दूध और पनीर का पर्दाफाश करने वाले हैं। सर क्या यूज़ करते हैं, क्या होता है? से पूछता हूँ कि क्या दिक्कत होगा, क्यों आप खाने को वेस्ट कर रहे हैं, तो बड़ा ही एनोनिमस सा आंसर आ जाता है, खाना अच्छा नहीं है। कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा।
हेलो व्यूअर्स, वीडियो लेंथ हो चुकी है थोड़ी सी लंबी क्योंकि हमने मेस के अंदर के सारे स्टेप्स को कवर करने की कोशिश कर दिया। सो मैं आपको स्क्रीन पे कुछ टाइमलाइंस दे रहा हूँ ताकि आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली अपने फेवरेट पार्ट पे रिडायरेक्ट हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर्स मिल जाएंगी, आप वहाँ पे क्लिक करके अपने फेवरेट पार्ट पे डायरेक्ट हो सकते हो। और सो मेस के अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है जिसके कारण हमने ANC और नॉइस कैंसिलेशन का यूज़ किया है, जिसके कारण ऑडियो नोट में थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप व्यूअर्स, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम लोग आपके पास लेके आ गए एक नेवर बिफोर कंटेंट। हम लोग आ गए बेनेट यूनिवर्सिटी के मेस के किचन के अंदर। सो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हाइजीन का प्रोसेस है, कैसे प्लेट धुलती है, एंड हमारे पास है मेस के मैनेजर। Hi, good afternoon, everyone. First of all, I'm really very happy that you guys are given this opportunity to show and brief all the kitchen parts. How we are doing the work inside the kitchen area. So I'm very happy that I want all the students to know about it, that how things are going on, because this is, this is something everyone is having a kind of curiosity that what we are having, how this food is going to be cooked, how the things are going to be procured. So I'm very happy first of all, and I really like to congratulate everyone to give us this opportunity. एक छोटी सी डिस्क्लेमर, मेस के अंदर जाना ऐसे स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं है, बट हमने कैंपस से एक स्पेशल परमिशन ली है ताकि हम आपको अंदर का टूर करा सके। सो एक अच्छे से देखिएगा एंड आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम 1 by 1 उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सो अंदर चलते हैं। See, the first step, everyone is having the curiosity, जो हमारा सब्जी आ रहा है वो सब्जी आता कैसे है, राइट? आप देखो इस तरीके से सब्जियां हमारे पास मार्केट से आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां से भी हमारी जो भी फूड एजेंसी है जिन्हें ऑर्डर दिया जाता है, और वो सबसे बड़ी चीज है, हम सब्जी मंडी अगर जाते हैं, एक लेमैन अगर हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम ये चीज देखते हैं कि हमें सब्जियां चुन के चाहिए, एकदम पिक करके हम लेते हैं, राइट? इनफैक्ट there are few food vendors in the market who will not allow you to pick the vegetables, right? Because they just only say कि आपको जो लेना है आप ले लो, मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ, right? But here we are having a condition before ordering the vegetables to the vendor, we are putting a condition in front of them that मैं सब्जियां तो आपसे लूंगा, लेकिन मेरी कंडीशंस ये हैं कि सारी सब्जियों को मैं अपने तरीके से पिक करूंगा। जो भी सब्जियां बेस्ट होंगी हमारे लिए वो सब्जियां ही मैं यूज करूंगा अपने किचन में अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो आप ये प्रैक्टिस दे सकते हैं, दिस इज कंप्लीटली लाइव, कि जो भी सब्जियां आ रही हैं, इनफैक्ट अगर टमाटर आ रहा है तो वो सबसे पहले शॉर्टिंग होगा। इसका शॉर्टिंग होने के बाद जो भी अच्छे टमाटर यहाँ पे हैं, अगर सड़ा गला रहेगा तो वो अलग हो जाता है। आप देख सकते हैं दूसरा बास्केट इधर है, प्लीज कम, आप इसे जूम करके दिखा सकते हैं कि देखिए जो भी सड़ा गला टमाटर या जो भी जिसके अंदर भी थोड़ी गंदगी हो, जिसके अंदर भी थोड़ा सा मतलब डिफेक्ट हो, वो सारी दूसरे बास्केट में जा रही है। जो भी अच्छी सब्जियां हैं इस साइड में आ रही है, और यही सब्जियां वापस से वहां पे जो हमारा वेइंग स्केल है वहां पे वे होगा, वे होने के बाद ही वो सब्जियां वापस हमारे स्टोर के अंदर में जाएगी। स्टेप नंबर 2 क्या है यहाँ से वेजिटेबल्स लेने के बाद? स्टेप नंबर 2 ये होता है कि अब जैसे यहाँ से वेजिटेबल्स हमारा रिसीव हो गया, उसके बाद हमारे पास एक रूम है जिसको हम सैनिटाइजेशन रूम बोलते हैं। उस रूम के अंदर में आप चले, मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए ये हमारा वेजिटेबल सैनिटाइजेशन रूम है। आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पे लोगों को किस तरीके से यहाँ पे काम होता है। मैंने जैसा अभी डिस्कस आपसे किया था कि 3 सिंक सिस्टम हमारा होता है, तो ये इंडस्ट्री के अंदर में 3 सिंक सिस्टम इसी को कहा जाता है, जिसके अंदर में कि सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो सैनिटाइज करने का होता है, अगेन रिंस करने का होता है, अगेन वॉश करने का होता है। दैट मीन्स कि, और इससे पहले भी 3 सिंक सिस्टम से पहले भी एक और सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ये बकेट सिस्टम। इस बकेट सिस्टम में ये होता है कि इसमें फ्रेश वाटर सिर्फ होता है, देयर इज नो केमिकल। केमिकल जो होता है जैसे फूड इंडस्ट्री के अंदर में जो हम फूड को मतलब डिसइंफेक्ट करने के, इसमें आपको क्लोरीन का हल्का, एग्जैक्टली क्लोरीन का स्मेल इसमें आएगा। तो सबसे पहले जो भी वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उनको सबसे पहले सैनिटाइज किया जाता है। सारे स्टूडेंट्स का ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है हाइजीन, राइट? बहुत बड़ा कंसर्न हाइजीन होता है कि कैसे होता है काम, पता नहीं हमें क्या खिलाया जा रहा है, राइट? तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि आफ्टर वेजिटेबल सैनिटाइजेशन रूम, वेजिटेबल सैनिटाइज और क्लीन होने के बाद, वॉश होने के बाद किस जगह पे जाता है, कौन से एरिया में, कैसे हम उसको स्टोर करते हैं, किस कंडीशंस में वेजिटेबल्स को रखा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग, आइए मैं आपको उस प्रोसेस को दिखाता हूँ, उस प्लेस को दिखाता हूँ मैं। तो अब हम आ गए अपने उस जगह पे, वो डेस्टिनेशन पे जहाँ पे कि हम सारे वेजिटेबल्स को स्टोर करते हैं। ये हमारा कोल्ड रूम है, आप देख सकते हैं ये पैनल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया हुआ रहता है।
ये हमारा जो है वो वेजिटेबल स्टोरिंग रूम है। आप जो भी वेजिटेबल्स हमारे पास रखे हुए हैं आप उसको दिखा सकते हैं, जूम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, जब हम वेजिटेबल्स को स्टोर करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि किस दिन वो वेजिटेबल्स आया है। अब बीइंग ए लेमैन अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सब्जियां कितने दिन पुरानी है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसमें क्या किया जाता है कि देयर इज ए सिस्टम कॉल्ड डेट टैगिंग। सो डेट टैगिंग आप देख सकते हैं जूम करके। तो जो आज 5 तारीख है, राइट, ये देखिए जैसे ये 4 तारीख है, 4 तारीख को ये वेजिटेबल्स आया है। ये डेट टैग में इससे ये पता चल जाएगा आपको कि सब्जियां जो है वो किस डेट को आई हैं और कैसे हमने इसको स्टोर करना है। कल के डेट में अगर हमें कैप्सिकम का रिक्वायरमेंट हुआ तो हमें ये देखना होगा कि जो सब्जियां 5 को आई है हम उसको पहले ना यूज करते हुए हम 4 तारीख की जो सब्जियां पहले उसको यूज करेंगे, ताकि 5 तारीख को जो सब्जियां हैं उसकी लाइफ थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड होते रहे। तो ये प्रोसेस होता है किसी भी वेजिटेबल्स को आफ्टर वॉशिंग एंड सैनिटाइजेशन उसको कैसे स्टोर करना है। इस प्रोसेस के थ्रू हम उसको स्टोर करते हैं विद द प्रॉपर टेम्परेचर। आप देख सकते हैं कोल्ड रूम, आप इसके अंदर खड़े हैं, आई थिंक एवरीवन इज फीलिंग वेरी कोल्ड। आप कैमरे में आप दिखा सकते हैं सारे वेजिटेबल्स को, आप यहाँ देखिए, नीचे भी दिखा सकते हैं, आप देखिए, देख सकते हैं फ्रेश है, एग्जैक्टली फ्रेश है ये। सर जो हमारा देसी तरीका होता है वेजिटेबल फ्रेश चेक करने का कि नाखून करा के देखो, अगर जाती है अंदर तो वो फ्रेश है, राइट, ये एक्चुअली फ्रेश है, मैंने रैंडमली उठाया है, राइट, ओके। सो अब नेक्स्ट प्रोसेस की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, वेजिटेबल्स आ गया, क्लीनिंग हो गया, धुल गया, वेजिटेबल्स को हमने स्टोर कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस कुकिंग के लिए होगा, बट कुकिंग से पहले क्या होगा, कटिंग, राइट। अब हम देखना है कि वेजिटेबल्स का कटिंग कैसे होता है, किस एरिया में होता है। आइए मैं आपको ये एरिया दिखाता हूँ। हमारा देखिए एक ये जो रूम है ये ग्राइंडिंग एरिया इसको हम बोलते हैं, वेट ग्राइंडिंग एरिया इसको बोलते हैं। वेट ग्राइंडिंग एरिया के मीन्स हुआ कि ये हमारा पोटैटो पीलर मशीन है। एक बार में आप इस पोटैटो पीलर के अंदर में एक बार में आप 40 किलो 40 केजी 50 केजी आलू आप एक बार में इसको डाल के यहाँ से पील करके आप इसको निकाल सकते हैं ये मशीन के अंदर में। ये हमारा एक पल्वराइजर मशीन है। ये पल्वराइजर मशीन जो है इसको हम ग्रेवी मशीन भी बोलते हैं। इसके अंदर में आप ग्रेवी, किसी भी चीज का ग्रेवी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, इसके अंदर में आप बना सकते हैं ग्रेवी इसके अंदर में। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारा वेजिटेबल्स जो भी कटिंग होता है उसका कटिंग कैसे होता है। आइए मैं आपको उस एरिया में लेके चलता हूँ। ये हमारा वेजिटेबल कटिंग रूम है। आप देख सकते हैं सारे स्टाफ यहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम यहाँ पे हो रहा है। ये हमारा वेजिटेबल कटिंग रूम है। जो भी वेजिटेबल्स का कटिंग होता है वो हमारा इसी एरिया में होता है। हमारे पास कटिंग करने के लिए हमारे पास देख सकते हैं आप, हम लोग मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे कटिंग्स होते हैं जिनका कि हाथ से हैंडमेड कटिंग नहीं किया जा सकता, वो पॉसिबल नहीं है। एज वेल एज टाइम को भी देखते हुए हम लोग मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक मशीन है हमारा वेजिटेबल कटिंग मशीन, जिसका इस्तेमाल भी वेजिटेबल कटिंग के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो भी वेजिटेबल का कटिंग किया जा रहा है, वेजिटेबल कटिंग करने के लिए किस तरीके के नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है। फूड इंडस्ट्री के अंदर में एज पर द फूड सेफ्टी गाइडलाइन FSSAI गाइडलाइन ऐसा कहा जाता है कि आप कोई भी आयरन नाइफ का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। आयरन नाइफ क्योंकि वो क्या आता है, रस्ट वगैरह उसके अंदर में बहुत जल्दी हो जाता है, फिर आप उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो यस, उससे क्या होता है कि फूड बॉर्न इलनेस वगैरह जो इश्यूज होते हैं वो होने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कि एसएस का नाइफ इस्तेमाल करने में नेक्स्ट आता है कि हम जो भी सैनिटाइजेशन करते हैं, नाइफ को भी हम सैनिटाइज करते हैं बिफोर कटिंग। कट करने से पहले उस नाइफ को सैनिटाइज किया जाता है। या तो अगेन 2 तरीके का है, जैसे मैंने बताया कि 2 तरीके का केमिकल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो सोडियम हाइपोक्लोराइड कर लीजिए जो केमिकल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, या तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यूज कर लीजिए जो सॉलिड फॉर्म में होता है। ये हमारा अगेन यहाँ पे एक 3 सिंक सिस्टम होता है। चॉपिंग बोर्ड जिसके ऊपर में सब्जियां आप देख सकते हैं, वहां पे एक चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। चॉपिंग बोर्ड आप देखिए, जो चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है उस चॉपिंग बोर्ड को भी हम सैनिटाइज करते हैं, ताकि उसके ऊपर में भी कोई गंदगी ना हो, उसको भी हमको डिसइंफेक्ट करना पड़ता है। उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए अगेन हमारे पास एक ये हम एग्जैक्टली हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसके अंदर में इसको रखते हैं पहले, फिर यहाँ पे पानी वानी से क्लीनिंग अच्छे से करके वापस उसको इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल कहने का ये मतलब हुआ कि अगर हम सब्जी भी काट रहे हैं तो सब्जी भी काटने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसको फॉलो किया जा रहा है। सच एज एग्जाम्पल,
अगर नाइफ है तो नाइफ का भी इस्तेमाल हमको करना पड़ता है, जो सही नाइफ होना चाहिए। आयरन नाइफ का इस्तेमाल जल्दी नहीं किया जाता है, कोशिश ये किया जाता है कि आयरन नाइफ का इस्तेमाल आप जितना कम से कम हो वो करें, वो ज्यादा बेस्ट होता है। एसएस नाइफ ज्यादा बेस्ट भी होता है। दूसरी चीजें होती हैं कि वो नाइफ को भी सैनिटाइज करना पड़ता है। नाइफ को सैनिटाइज करने के बाद फिर आपका चॉपिंग बोर्ड आता है, चॉपिंग बोर्ड को सैनिटाइज करना पड़ता है। चॉपिंग बोर्ड सैनिटाइज करने के बाद फिर आप उस वेजिटेबल्स को जाकर के कट कर सकते हैं। सर बड़ी फैंसी फैंसी सी मशीन्स दिख रही है हमें यहाँ पे, मजा आ रहा है कुछ करने में। बट सर आप तो कह रहे हैं आयरन नाइफ नहीं यूज होता, एंड ये तो आयरन नाइफ ही है ना। आयरन नाइफ जैसा मैंने आपको बताया कि कोशिश यही होती है कि आयरन नाइफ का इस्तेमाल जो है लेसर से लेसर चीजों में किया जाता है। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत ही ज्यादा हार्ड होती हैं, बहुत ही ज्यादा। अब सपोज जैसे मैंने आपको कोकोनट के बारे में बताया, तो कोकोनट का जो उसका ऊपर का पार्ट होता है, जो उसके सारे रेसेस होते हैं ना, उसको अगर आपको हटाना हो, उसको अगर आपको क्लीन करना हो, तो उसके लिए आयरन का इस्तेमाल ज्यादा बेस्ट होता है। कर सकते हैं मींस अपर पार्ट के लिए, नॉट इनर पार्ट के लिए। एग्जैक्टली डायरेक्ट आप किसी भी वेजिटेबल से डायरेक्ट जो भी चीज आप खा रहे हैं, आप उससे उसको टच ना करें। इसीलिए आयरन नाइफ का इस्तेमाल अपर पार्ट के लिए, अपर लेयर के लिए आप कर सकते हैं, नॉट इंटरनल लेयर के लिए। सर इस पे रस्ट है। हाँ, कहाँ? तो वो तो बाहर के लिए है ना, सर ने बताया। तो मैं वही नहीं, ये तो इसी दैट इज देखो, आपको वो चीज जो दिख रहा है ना, ये जो हम नाइफ सैनिटाइज कर रहे हैं ना, उसके पीछे रीजन यही होता है भी। एग्जैक्टली रीजन यही होता है कि अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत भी कुछ गंदगी है तो उसको हम डिसइंफेक्ट अच्छे से कर सके, ताकि। और दूसरी चीज है, ऐसे भी हम उसको अपर पार्ट के लिए यूज करते हैं, बट फिर भी अपर पार्ट के लिए यूज करते हैं, फिर भी हम इतना हाइजीन का, क्लीनिंग का ध्यान, एग्जैक्टली इतना स्मेल आ रहा है उसके अंदर में, इतना हम ध्यान रखते हैं कि वो चीजें जो वो सही ढंग से डिसइंफेक्ट होकर के यूज हो। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है, आपको मैं दिखाता हूँ। इस एरिया में देखिए राइस हमारा कैसे बनता है, किस तरीके का प्रोसेस होता है राइस बनाने के लिए। हमारे पास बहुत, क्या उसको बोल सकते हैं, हमारे पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के मशीन्स वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा एक कॉम्बी ओवन इसको बोला जाता है। ये जो कंपनी है रेशनल ब्रांड का है, कॉम्बी ओवन कहा जाता है। फूड इंडस्ट्री में इससे बेस्ट जो है वो कोई ब्रांड यूज नहीं किया जाता है, कहीं भी नहीं यूज किया जाता है। ये सबसे टॉप क्लास का ब्रांड रेशनल का यूज होता है फूड इंडस्ट्री के अंदर में। हम उस तरीके के मशीनों को इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। अभी आप देख सकते हैं, आप अगर कैमरे को थोड़ा सा जूम करेंगे, नहीं, आप कैमरे को, अभी क्लीनिंग चल रहा है, आप देखिए। अगर आप कैमरे को जूम करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वाटर का जो फ्लो है वो अप एंड डाउन हो रहा है, अंदर पूरा फैन चल रहा है, तभी इसका क्लीनिंग हो रहा है। एवरीडे बेसिस पे इसका क्लीनिंग किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी मशीन 18 लाख रुपए की है, एंड इस मशीन की खास बात ये है कि इसमें आप दुनिया का कोई सा भी डिश बना सकते हो। आपने बिल्कुल सही कहा ऋत्विक, आप दुनिया का कोई भी सामान, कोई भी आइटम सिर्फ इसके अंदर बना सकते हैं। आप इसके अंदर रोस्टिंग कर सकते हैं, इसके अंदर फ्राइंग तक कर सकते हैं, इसके अंदर स्टीमिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी इसके अंदर कर सकते हैं। आपको इडली बनाना हो तो 15 मिनट के अंदर में आपको इसके अंदर इडली बन करके आपको वापस मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक मशीन हो गया। इसके बाद हमारे पास देख सकते हैं इसे पूरे एरिया को, ये हम इसको बोलते हैं पूरा स्टीम सेक्शन। स्टीम सेक्शन का मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हैं जो सबसे लास्ट में रखा हुआ है उसको हम स्टीम जनरेटर कहते हैं। आगे जूम करेंगे, आप अगर आगे जूम करेंगे, वो स्टीम जनरेटर होता है। वहां से स्टीम जनरेट होकर के ये सारे जितने भी वेसल्स आप देख रहे हैं, सारे वेसल, जैसे वो 3 वेसल जो होता है, वो 3 वेसल बेसिकली हम राइस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वेसल्स डिफरेंट टाइप का, ये डबल जैकेट वेसल है, ये मिल्क के लिए या पानी गर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस के लिए हम वो 3 वेसल्स यूज कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी एक की एट वन टाइम आप एक वेसल्स के अंदर में अप्रोक्स 30 to 40 kg राइस आप बना सकते हैं। एंड दैट टू द टाइम ड्यूरेशन इज मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स। मैक्सिमम 20 मिनट्स के अंदर में आप अगर चाहें तो आप 120 kg राइस आप बना सकते हैं। ये ब्रीफ, एग्जैक्टली ये ब्रीफ मैं आप लोग को इसलिए दे रहा हूँ, ये चीजें मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझ सकें कि किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है किसी भी चीज को। ऑब्वियसली सर, हर एक स्टूडेंट के मन में होता ही है कि इतनी जल्दी कैसे बन जाता है, इतने सारे लोगों के लिए कैसे बनता है। एंड मेरे को तो लगता था कि अंदर बहुत बहुत ही बड़ा होगा, कुछ मतलब आंटियां तल रही होंगी, ऐसा कुछ होगा, बट ये सारे ऑटोमेटिक मशीन है मैक्सिमम। एग्जैक्टली ये मशीन आप बताएंगे? हाँ, ये मशीन जो है इसको हम इडली स्टीमर कहते हैं। ये इडली स्टीमर है, एक बार में आप इसके अंदर में 400 पीसेस एक बार में आप इडली इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि सारे स्टेप्स देख चुके हैं सर, इसके आगे के स्टेप बताएंगे आप? मैं अब आपको नेक्स्ट स्टेप की ओर ले जाता हूँ, जहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भी ग्रेवीज होते हैं, ग्रेवीज किस तरीके से तैयार होते हैं,
जो भी पल्सेस होते हैं वो किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप वहाँ पे लेके चलता हूँ। एक छोटी सी क्वेश्चन है उससे पहले, सर जो भी खाना प्रिपेयर होता है, मान लीजिए 12 बजे से हमारी लंच ब्रेक स्टार्ट होती है, वो कितने देर पहले बनना स्टार्ट होता है ताकि हमें 12 बजे एग्जैक्टली मिल सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि सबसे पहले हमारा जो ये किचन है, हमारा किचन का ऑपरेशन जो है वो 24 आवर्स ओपन रहता है। आपके पास खाना जब जाता है, आपको वो 3 घंटे का स्लॉट लंच का, या 2 घंटे 3 घंटे का डिनर का, या ब्रेकफास्ट का, आपको वो शायद नजर आता होगा, लेकिन उसके पीछे की जो तैयारी है उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उसके पीछे की तैयारी ये है कि 24 घंटे ये किचन ऑन होता है, 24 घंटे इसके अंदर में प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, आइए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ किस तरीके से हम ग्रेवी और पल्सेस का प्रिपरेशन और वेजिटेबल्स का प्रिपरेशन करते हैं। देखिए, ये जो हमारा एक एरिया है, आप इस एरिया को देख सकते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं बल्क कुकिंग सेक्शन। ये पूरा एरिया जितने आप रेंजेस का, जो भी हमारा रेंज है जिसके ऊपर भी खाना बनता है, आप उसका साइज देख सकते हैं किस साइज का ये रेंज है। एज वेल एज आप हमारे ये हांडी है जिसके अंदर में कुकिंग किया जाता है। ये हांडी आप देख सकते हैं, हांडी के जिसके अंदर में कुकिंग किया जाता है। ये जो एक एक हांडी आप देख रहे हैं, आप देखिए इसको, अभी ये तैयारी हुआ है, अभी ये लंच का प्रिपरेशन जो है उसी का फूड है। ये छोले है, राइट, शायद छोले ही है। हाँ, छोले। हाँ, तो आप देख सकते हैं एक एक हांडी है जिसकी कैपेसिटी जो है वो अप्रोक्स 800 लीटर्स के लगभग में आती है। सर ये हांडी नहीं हांडा है। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ, 800 लीटर्स, 800 लीटर की कैपेसिटी की एक एक जो है वो हमारी हांडी है। आप देख सकते हैं, आप इसको अगर लिफ्ट करना है तो अप्रोक्स 4 से 5 लोगों का रिक्वायरमेंट होता है। बट इसे रेडी होने में ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता होगा? इसको रेडी होने में, अगर छोले, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल, अगर जो भी नॉर्मल छोले हो गया या राजमा हो गया, इन सबों का जो प्रिपरेशन है एटलीस्ट 6 आवर्स इसको प्रिपेयर होने में लगता है। 6 आवर्स एग्जैक्टली। जो भी मसाला वगैरह का प्रिपरेशन होता है, कैसे मसाला तैयार किया जाता है, ये मसाला या ये ग्रेवी के लिए सब सारे मसालों का यूज किया जाता है। इन मसालों को फिर वापस से इसके अंदर में डाल करके वापस से फिर इसको कुक किया जाता है। तो ये प्रोसेस है। कैमरा बंद कर दे। अब ये देखिए, तो अब हम आपको लेकर के आए हैं उस एरिया में जिस एरिया से सबसे ज्यादा लोगों के माइंड में क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, राइट? सर वैसे देखने में मुझे बेनेट की सुपरमार्केट लग रही है, जो वो स्टोर्स नहीं होते बड़े बड़े, डी मार्ट वी मार्ट, वैसे एकदम सब कुछ वेल प्लान्ड, एकदम अच्छे से रखा हुआ। एंड कंपनीज भी मैं जितना दूर दूर से देख पा रहा हूँ अच्छी है, किंग एंड सारी मतलब अच्छी कंपनी है। हाँ, राजधानी, हाँ करेक्ट, हाँ सर। ये एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा बताएंगे क्या अपडेट करते हो यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती हैं डे टू डे, जैसे डेली का वेस्टेज, डेली का कंजप्शन, डेली का ऑर्डरिंग, कितना वेजिटेबल ऑर्डर करना है, कितना डेयरी ऑर्डर करना है, कितना जो आपका रॉ मटेरियल ग्रॉसरी आता है वो ऑर्डर करना है। ये सारी चीज़ें हमको अपडेट करनी रहती हैं। 2 days प्रायर वी नीड टू प्लान एवरीथिंग। ओके, सो वट एवर ऑपरेशन यू आर सीइंग, वी प्लान 2 days प्रायर। ठीक है, थैंक यू। आपको कितने घंटे काम करना पड़ता है यहाँ पे? You cannot count this. Being a unit head, we have to be here at any time. ऑलराइट। Okay. सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बेनेट यूनिवर्सिटी के बहुत बच्चों का क्वेश्चन है, जो भी खाना बच जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे खाना बच जाते हैं, उनका क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। तो हमारे पास इनसाइड आवर कैंपस वी आर हैविंग अ OWC मशीन, ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्ट जिससे बनता है। अगर आप साइड में जाएंगे, जिधर अभी नई नई बिल्डिंगें बन रहे हैं, अगर आप उस साइड में जाएंगे तो हमारी OWC मशीन वहाँ पे लगी हुई है। तो हमारे जो भी फूड वेस्ट होते हैं वो सारे फूड वेस्ट जो है हमारा वहाँ पे जाते हैं। एक बार में आप 300-400 kg आप उसके अंदर में कंपोस्ट डाल करके आप बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जो भी वेस्ट हमारा हो रहा है, प्लेट वेस्ट का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सॉइल्ड है, वो ऑलरेडी जूठा खाना है। जो भी हमारे पास किचन के अंदर में वेस्टेज बचता है, लोगों के माइंड में आता है कि उसको हम कहीं पे चैरिटी में दे नहीं सकते हैं, डोनेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए, टू बी वेरी बीइंग ए वेरी फेयर पर्सन, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आ जाते हैं।
बहुत सारे चैलेंजेस इन द सेंस कि लीगल चैलेंजेस आ जाते हैं। हाँ सर, आई गॉट इट। एग्जैक्टली तो बहुत सारे लीगल चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से कि सामने वाला भी तैयार होता है, लेकिन जब लीगल चैलेंजेस आते हैं तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट करने से मना कर देता सर है। आपने एक बार बताया। एग्जैक्टली तो उस सेंस में क्या होता है कि उसमें फिर लगता है कि नहीं ठीक है, किसी को नुकसान भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कभी किसी के साथ कुछ इशू हो गया तो वहाँ पे फिर आप जिम्मेदार हो जाते हैं। खुद बुरा बनते हैं। एग्जैक्टली आप किसी के लिए अच्छा करने जा रहे हैं, पता चल रहा है कि आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। तो हाँ, मेरा डाउट तो क्लियर हो गया। एंड मेरा एक छोटा सा मैसेज है सारे बच्चों के लिए, ट्राई टू सेव फूड। जितना कम हो सके उतना कम फूड की वेस्टेज करो, उतनी ही लो जितने आप खा सको, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सबसे इमोशनल वर्ड होती है रोटी, जो कि आप लोग ऐसे वेस्ट कर देते हो। आपको कुछ कहना है? मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा अभी के लिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी ऋत्विक, आपने जो ये बात कही है फूड वेस्टेज के लिए, ये बहुत ही, जब मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो प्लेट में खाने को वेस्ट कर रहे हैं, तो जब मैं अगर उनसे पूछता हूँ कि क्या दिक्कत हुआ, क्यों आप खाने को वेस्ट कर रहे हैं, तो बड़ा ही एनोनिमस आंसर आ जाता है, खाना अच्छा नहीं है। ये इट रियली हर्ट्स me even also, and it really hurts for the people who all are not having the food in the I mean nowadays. मैं ऐसा इसलिए बोला कि Right. मैं नहीं बोलूँगा। बुरा ऐसा नहीं है, और ये मैं ऐसा नहीं कि टुडे वी आर टॉकिंग सो दैट्स व्हाई मैं ऐसा बोल रहा हूँ। इट रियली पिंच कि अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसा, तो आप पहले आप खुद से खाने को उतना लो ना, बिकॉज यू नो व्हाट इज योर स्टमक लेवल, राइट, व्हाट इज योर कंजप्शन लेवल, यू नो वेरी वेल रादर देन एनीवन एल्स। तो आप खाने को उतना ही लो जितना कि आपको लगे कि आप खा सकते हो। लेटर ऑन इफ यू फील कि नहीं भाई मुझे खाना बहुत ही अच्छा लग गया है, तो दोबारा ले लो, आप दोबारा ले लो। तो मेरा एक बड़ा हम्बल सा रिक्वेस्ट है लोगों से, जितना हो सके आप फूड वेस्टेज को रिड्यूस करें, दैट विल बी मच बेटर फॉर एवरीवन। अभी आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कहाँ क्या कैसे इस्तेमाल होता है। मैं चाहता हूँ कि कैमरामैन प्लीज़ आप आइए और थोड़ा चीज़ों को जूम करके दिखाइए लोगों को। आप देख सकते हैं कि जो भी ब्रांड्स यहाँ पे हैं, मान के चलिए ये जो केबल है ये भी अगेन ये DS ग्रुप का है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये DS ग्रुप का मतलब जो भी कैच मसाले वगैरह होते हैं ये सारे DS ग्रुप के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी इस्तेमाल किया जाता है सारे ब्रांड्स का यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं दूसरा एक नया ब्रांड हम लोगों ने यूज़ किया था, ये रागी फ्लावर आपको दिख रहा है, हाँ पंसारी। आई थिंक एवरीवन इज अवेयर अबाउट द पंसारी ब्रांड इवन ऑल्सो। तो मेरा ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि आप जो भी मसाले यूज़ हो रहे हैं, जो भी चीज़ यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, आप पूरे स्टोर को अच्छे तरीके से आप जूम करके लोगों को दिखाइए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, जैसे कि कोई भी मसाले हैं या कोई भी सामान हो, आप जैसे हमारे यही मसाले हैं, आप ये देख सकते हैं कि हम एक चेकलिस्ट यहाँ पे फॉलो करते हैं। ये सारे रंग बिरंगा कलरफुल जो आपको चेकलिस्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये जो सीट दिख रहा है, ये सीट का एक मतलब है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं रखा हुआ है, शो के लिए नहीं है। इसकी जो भी डेट ऑफ एक्सपायरी होती है वो यहाँ पे लिखी हुई रहती है, आप देख सकते हैं। उससे ये पता चलता है कि जैसे ही ये डेट ऑफ एक्सपायरी इसकी खत्म होती है, इसको काट दिया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए, ये तो आपको फ्रेश दिख रहा है इसलिए क्योंकि अभी मंथ का ये मंथ स्टार्ट है। अगर आप इस सीट को जूम करेंगे तो आपको ये अंदाज समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। आप देख रहे हैं इस सीट को, ये जो सारी सीट आप देख रहे हैं इसमें आप देख रहे होंगे कि सारा कटा हुआ है, राइट, सारे पे क्रॉस किया हुआ है, सारे कटे हुए हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये सारे के एक्सपायरी धीरे धीरे जिसका जैसे जैसे खत्म होते जा रहा है वैसे वैसे इसको कट कर दिया जा रहा है। इस साइड में आप देखेंगे तो आपको ये फ्रेश सीट दिख रहा होगा क्योंकि ये मंथ का स्टार्टिंग है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। कि ऐसा नहीं है कि ये आपको दिखाने के लिए आज कर दिया गया है, आप वेरी क्लियरली इट कैन शो यू। सर वैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि कॉकरोचेस एंड रोडेंट्स ढूंढने हैं, तो सर वो देखता हूँ मैं कहाँ मिलते हैं, ढूंढ रहा हूँ सर मैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि अभी हम लोग ऑलमोस्ट मोर देन 1 आवर से अभी हम लोग पूरे किचन का विजिट कर रहे हैं। हाँ, अभी तक नहीं मिला है। एक बड़ी चीज़ होती है ट्रस्ट, भरोसा। अगर आप भरोसा कर सकते हैं कि हाँ सर जो भी है सही चीज़ बताएंगे और सही के लिए, आज मैं जो आप लोग को ये चीज़ दिखा रहा हूँ, मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग एक जो ट्रस्ट है ना, वो वर्ड वो आप लोग कम से कम थोड़ा रखिए। आप दिखाने के पीछे यही मकसद है कि आप देखिए कि हम जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे आपको खिलाने के लिए, वही खाना हम भी खाते हैं। आप देख सकते हैं चीज़ें कैसे रखी जाती हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि जब लोग देखेंगे तो वो खुशी होंगे। अरे रोटी सब दिखाऊंगा। सर ब्रेकफास्ट बेस्ट है यहाँ का, बस सर थोड़ा गट्टा करी बनाना कम कर दीजिए। गट्टा करी कहाँ मेन्यू में ज़्यादा है? कितना दिन से गट्टा करी नहीं मिला है? ये देख के आपको लग रहा होगा कि अभी जैसे ये गट्टा जो है अभी ये दाल है, राइट, ये अभी ओपन हुआ है, तो आपको ये भी लग रहा होगा कि शायद आज के लिए हमने ये चीज किया होगा। नहीं सर, ये इतना बड़ा सेटअप आज के लिए क्यों होता? तो जो भी दाल हो, जो भी पल्सेस होता है ना, जो भी पल्सेस होता है, इनफैक्ट राइस जो भी होता है,
सबसे पहले हम लोग सॉर्टिंग करते हैं यहाँ पे, हर चीज का यहाँ पे सॉर्टिंग किया जाता है। जो भी कल के मेन्यू में होगा, आई थिंक कल के मेन्यू में लोग ये कल के लिए, राइट, एग्जैक्टली। तो जो भी नेक्स्ट डे का जो भी मेन्यू होता है, उसका जो भी आइटम्स होता है, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल का सॉर्टिंग किया जाता है। मतलब कीड़ा, या तो किसी के अंदर कीड़ा लगा हुआ है, या तो कोई आधा है, या तो कोई थोड़ा सड़ा हुआ है, रोटेन है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम सॉर्टिंग कर। दीदी एक सवाल है आपसे, कभी ऐसा हुआ है कि आप नींद में हो या फिर करते करते बोर्ड हो गया तो चाह के डाल दिया इसमें? नहीं, सिंपल नो। आप ये देख सकते हैं कि ये सॉर्टिंग हो रहा है। सर, ये कह रहे हैं गरम मसाला। नहीं, ये है कि अब कोई सोया वगैरह का, सोया कीमा वगैरह है। आप देखिए सोया कीमा का सॉर्टिंग अगर हुआ था, कुछ इस तरीके का चीज निकल रहा है। आप ये देखिए सॉर्टिंग होकर के जो भी गंदगी निकलती है वो देखिए इसमें आपको दिख रहा है, वो सारी चीजें रहती हैं। ये देखिए मतलब सर पूरा रिकॉर्ड में आपके पास एग्जैक्टली सब कुछ जो ये भी। हाँ, ये भी देखिए, ये 1 तारीख का है। अब देखिए यहाँ पे अगर पल्सेस है तो उसका सॉर्टिंग हुआ है, तो उसमें अगर कुछ इस तरीके का गंदगी निकला है तो उसको साइड करके रखा जाता है। यहाँ देखिए ये 15 मार्च का है राजमा, देखिए आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। पीछे की तरफ हम लोग देख पा रहे हैं काफी ज्यादा हो रहा है, तो हम ये जानने में क्यूरियोसिटी है कि चावल कौन सा यूज करते हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये वही राइस अभी यूज हो रहा है पंसारी ग्रुप का। अभी पूछ रहे हैं इसलिए क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इंडिया गेट का भी राइस हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था, हमने दावत का भी राइस इस्तेमाल किया था। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया गेट खराब था या हमने पंसारी लाया क्यों। रीजन बस उसके पीछे ये था कि थोड़ा सा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन थोड़ा सा स्टिकी हो जाता था वो राइस जो है। फिर हमने थोड़ा सा बोला कि चलो चेंज करके देखते हैं इसमें क्या आ सकता है। तो हमने देखा कि इसको चेंज करने के बाद इसका देखा कि लोगों से फीडबैक अच्छा आ रहा है इस राइस का, मेरा राइस अच्छा है। फिर हमारे पास DFM करके जो एक आटा होता है, डेली फ्लोर मिल जिसको बोलते हैं, आप देखिए तो DFM का आटा यूज किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग के सबसे फेवरेट दूध। दूध एग्जैक्टली, ये कौन सा दूध यूज होता है और कौन सी पनीर यूज होती है? अब सर दूध एंड पनीर दिखाइए आप, चलो, आधा चलिए, पर्दाफाश कर देते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैं लेके चलता हूँ। मैं चाहता हूँ अरे मैं बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि सारे लोग पर्दाफाश कर दे। पर्दाफाश हो, सारे लोगों का माइंड का पर्दाफाश हो। डन सर, ये आइए important सर। है। चलिए Let's go, sir. यूज होते होंगे पाउडर वाला दूध। एग्जैक्टली, पाउडर वाला दूध जो पाउडर घोल करके गर्म पानी में बनाया जाता है। लोगों के हिसाब से यही चीज है। मैं ये बोल लेके आपको दिखाता हूँ, आइए। तो फाइनली अब हम दूध और पनीर का पर्दाफाश करने वाले हैं। सर क्या यूज करते हैं? कैसे आवाज तो बहुत देर से आप लोगों को बहुत गर्मी का एहसास हो रहा था स्टोर के अंदर में, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है वहाँ पे एसी में, इसलिए ये कोल्ड रूम है हमारा। आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर, जो भी डेयरी प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले जैसे आप लोग के माइंड में दूध का होता है, हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई एक ब्रांड का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग मल्टीपल ब्रांड्स रखते हैं। मल्टीपल ब्रांड्स रखने के पीछे रीजन ये होता है कि अगर एक ब्रांड का कभी कभी अवेलेबिलिटी में कुछ इश्यूज आ जाए तो दूसरे ब्रांड के ऊपर भी स्विच कर सकते हैं। एंड ऑफ द मोमेंट ये इतने मल्टीपल ब्रांड्स रखने के पीछे मोटो सिर्फ एक ही चीज होता है कि हमारे स्टूडेंट्स को ड्यू टू द सप्लाई, हमारे स्टूडेंट्स को कभी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। जैसे आप देख सकते हैं भाई हमारा खीर करके, अब दूध के लिए हो या दही के लिए हो, दूध और दही के लिए बेसिकली हम लोग 2-3-4 ब्रांड्स को रखते हैं। जैसे छीर जो है ये DS ग्रुप के अंदर में आता है। आप देख सकते हैं, आप ये लोगो देख सकते हैं DS ग्रुप का, ये DS ग्रुप का इसके अंदर कैच का एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, ये कैच का है। देखिए जैसे आपको ये दिख जाएगा बहुत क्लियरली। आप उधर भी दिखा सकते हैं जो भी हमारा लॉट सारा रखा हुआ है, डेट आप देख सकते हैं उसके अंदर में। सेम चीज पनीर के लिए अगर होता है तो आनंदा का पनीर इस्तेमाल किया जा सकता है, या आनंदा के अलावा जिसको G+ बोलते हैं, G+ ये आनंदा का ही ब्रांड है। आप देख सकते हैं इसको G+ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पारस करके ब्रांड होता है, पारस का भी यूज कर सकते हैं। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आ गए हैं मार्केट के अंदर में जो लोकली मार्केट में अंदर में है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा उनका मतलब फीडबैक आ रहा है स्टोर के ऊपर में। तो वो सब भी हम लोग कोशिश ये करते रहते हैं कि क्या क्या मार्केट में अच्छा आ रहा है अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ब्रांड्स। और कुछ ऐसे ब्रांड्स रहते हैं जो नेशनल लेवल पे बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में सुधा करके एक ब्रांड है, जैसे सुधा बिहार में बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मणिपाल यूनिवर्सिटी में मैं बहुत दिन रहा हूँ, मैंने वहाँ काम किया है। मणिपाल यूनिवर्सिटी में भी अगर आप जाके देखेंगे तो आपको छीर ब्रांड ही वहाँ पे मिलेगा DS ग्रुप का। सर जैसे मैं देख पा रहा हूँ अमूल तो बहुत सारे हैं, बट कहीं ऐसा तो नहीं आप दिखा ही रहे हो। और पनीर कल था मेन्यू में शायद,
अच्छा हाँ हाँ अच्छा तो जब आता है जब हाँ, ओके, तो पनीर ओके। करता है, इसलिए अब जो है वो बचा हुआ लॉट आपको बस दिख रहा है, क्योंकि कल पनीर था तो पनीर खत्म हो चुका है। और जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि जो बटर यूज होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। पर्सनली मेरे भाई ने कहा था कि मेस का बटर मत खाना, क्या पता किस क्वालिटी का हो। तो मैं सबको दिखाना चाहूंगा, ये अमूल का ओरिजिनल बटर है, पूरा स्टॉक रखा हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, बच्चों को ये डाउट होता है कि जो दूध यूज करते हैं उसमें पानी मिक्स होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं, उसमें छाली नहीं आती। मुझे जानना है कि क्या आप एक्चुअली कुछ मिक्स करते हो उसमें, या फिर वो ओरिजिनल होता है? नहीं, ये मैंने आपको जैसा पहले ही कहा कि एडल्ट्रेशन नाम का कोई जगह नहीं है यहाँ पे। हम किसी भी चीज में किसी को भी कुछ भी मिलावट करने का अलाउ नहीं करते हैं यहाँ पे किचन के अंदर में। जैसे देखो, फैट के ऊपर डिपेंड करता है दूध का कि उसका डाइल्यूशन क्या है, राइट। आपने देखो, आप अगर इसको जूम करोगे तो आप यहाँ पे देखो, इसमें लिखा हुआ है ना, फैट मिनिमम 3% लिखा हुआ है, राइट है ना, ये फैट मिनिमम 3% लिखा हुआ है। तो डिपेंड करता है कि फैट का परसेंटेज भी क्या है। अब ज्यादा फैट परसेंटेज का दूध यूज रेगुलर बेसिस पे आप नहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ इवन आल्सो। सर स्टिल अगर किसी को डाउट है एंड जो हमें मिल्क बाहर मिल रहा है, अगर हम उसका चेक करा दें, मतलब जो भी प्रोसेस होता होगा साइंटिफिक, एंड वो ये ना निकला तो फिर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? निकलेगा ना, मतलब अगर कुछ गलत निकलता है, क्या ये नहीं निकलता? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर किसी चीज में कुछ भी गलत निकलता है, किसी भी डेयरी प्रोडक्ट में अगर गलत निकलता है, तो जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले जिस ब्रांड को प्रोड्यूस कर रहा है, जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये उसके ऊपर जाता है। मैं तो सर जैसे आज हम आपके मेहमान हुए तो हमें वो सामने एक पेस्ट्री का डब्बा दिख रहा है सर, तो ऑब्वियसली मेहमानों को सब खिलाते, तो आप वो खिलाना चाहेंगे हमें तो हम खा लेंगे सर, कोई मोस्टली यहाँ पे करके आ रहा है, हमें मेस में पेस्ट्री तो सर्व नहीं करी जाती। आफ्टर द शूट मैं खिलाऊंगा, आफ्टर द शूट। ठीक है, आफ्टर द शूट हम सर पेस्ट्री वो हम खाएंगे। इस्तेमाल करते हैं। अगेन हमने जैसे आपको वो बताया बेस्ट कि बेस्ट में कोई use इवेंट्स होता है। कोई इवेंट्स अरे गिरेगा वगैरह, क्या? इवेंट है आज सर। हाँ, कोई इवेंट्स वगैरह अगर होते हैं तो वहाँ पे कोई पेस्ट्री वगैरह अगर डिमांड करते chocolate pastry भी है हैं तो क्या? उन्हें दिया जाता है। रोटी बची है हमारा, राइट। रोटी को लेकर के बहुत सारे कंसर्न आते रहते हैं कि रोटी कैसे बनती है, रोटी बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, बहुत कड़क हो जाती है। आप देख सकते हैं, ये हमारा रोटी मशीन है, इसका कैपेसिटी जो है इसमें 1 घंटे के अंदर में ऑलमोस्ट 2000 रोटी प्रोड्यूस करती है। क्या तरीका देख सकते हैं, बटर लगाते हो कौन सा हो गया? आप देख सकते हैं वो बटर उधर रखा हुआ है, वो सेम अमूल बटर होता है जो यहाँ से गर्म होता है। ये बटर लगाया था, वहाँ पे बटर है, वो बटर रोटी में लगा करके वो सारे स्टूडेंट्स के पास जाता है वापस। चलो हो गया। सर ये बटर कौन सा है? अमूल सर, सेम वही है जो आपको स्टोर में दिखा आइए। अभी तो एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें ये दिखाया गया करके उसको डाल दिया जाए। ये जो पानी आप देख रहे हैं, रनिंग वाटर, इसके अंदर में केमिकल है और ये रनिंग वाटर है। पहला प्रोसेस ये होता है, जैसे ही प्लेट आता है, प्लेट आने के बाद वो डस्टबिन में जाता है, राइट। जो भी हमारा फिनिश, जो भी स्वाइड होता है वो सारा इसके अंदर में डस्टबिन में चला जाता है। डस्टबिन में जाने के बाद पहला प्रोसेस ये होता है, ये देखिए, ये रनिंग वाटर, ये सिंक है। 2 मिनट आप लोग रुक जाइएगा, 2 मिनट। आंटी जी रुक जाओ थोड़ा, 2 मिनट। 2 मिनट रुक जाइएगा, 2 मिनट। अब ये देख सकते हैं, ये रनिंग वाटर आप चल रहा है, थोड़ा सा साइड हो जाइए। रनिंग वाटर कितना केमिकल्स है। जो वीडियो वायरल हुआ था, मैंने उस वीडियो को देखा था। मैं बस ये जानना चाहता हूँ उस वीडियो, जिसने भी उस वीडियो को बनाया, उसने ये तो दिखा दिया, इस बात को दिखा दिया कि पानी से टच करके लेके जा रहा है, लेकिन वो पानी आ कैसे रहा है, वो किसी ने नहीं दिखाया। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद क्या हो रहा है वो भी किसी ने नहीं दिखाया। आप देखिए कि आप नीचे अगर देखेंगे तो ये पाइप लगा हुआ है, कि जो भी पानी इसमें आ रहा है वो सारा पानी ड्रेन होते जा रहा है। जो भी गंदगी है वो गंदगी भी ऑलरेडी ड्रेन होते जा रही है वहां से। इतना डेप्थ में दिखाने के पीछे यही रीजन है कि लोगों को समझ में आए कि प्लेटें किस तरीके से धुल रही हैं। इसके बाद आगे क्या स्टेप्स है? ये प्लेटें यहाँ से रनिंग वाटर है, यहाँ से ये धुल रही हैं। ये केमिकल वाली प्लेट है, ये इसके अंदर में गया। अब ये सारी प्लेटें जो है, ये हमारी मशीन है, विंटर ऑल्टर जर्मन मेड मशीन है, ये मशीन के अंदर में जाएगी। अब आप देखिए, आप डालिए, आप मशीन के अंदर आप डालिए, कैसे आप जो भी काम कर रहे हैं। ये मशीन के अंदर गई है, मशीन देखिए ऑन है अपने आप। यहाँ से देखिए प्लेटें कैसे निकल के आ रही है, ये देखिए।
इसके जो प्लेटें आ रही हैं उसके बाद इसके नीचे का पार्ट क्या करेंगे वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि कैसे नीचे इसके अंदर में पानी नहीं है, ये जो गर्म पानी है इसके साथ केमिकल के साथ इसकी वॉशिंग होकर के ये बाहर आ रही है। वो जो आपको दिख रहा है वो एरिया, वो डोजिंग पंप उसको बोलते हैं। वहाँ पे वो आप देख रहे हैं वो कैसे राउंड चल रहा है, वो डोजिंग पंप है, वो केमिकल लगा हुआ है उसके अंदर में, डायवर्सी का केमिकल उसके अंदर में लगा हुआ है। वो नीचे आपको दिखेगा केमिकल के जो जार जो है वो नीचे देंगे, इसके अंदर में डायवर्सी का केमिकल डाला हुआ है। ये उसी के साथ में पैक होकर के प्लेटें खींच करके वापस आ रही हैं। इस तरीके से प्लेटें अब कुछ ऐसा काम होता है जिसमें कि इंसान का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। इंसान का अब मशीन ने अपना काम किया, यहाँ पे आकर के ये सारी प्लेटें इस साइड में रखी जाती हैं, प्लेटें रखी जाती हैं। फिर यहाँ से क्या होता है, सारे प्लेटों का वाइपिंग होता है। वाइपिंग होने के बाद फिर वो प्लेटें आपके पास वहां पे जाती हैं। इससे ही इसके अंदर मेरे को अब लगता है कि इसके अंदर में वाटर ज्यादा यूज होना ज्यादा आ रहा है, क्योंकि जब वाइप करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पर इसके अंदर में पानी रहेगा। तो जैसे ही इसके अंदर में ज्यादा पानी लगेगा, जब ज्यादा पानी हो रहा है या वाटर का मार्क्स इसके ऊपर आना शुरू हो रहा है, वापिस से इसको वॉशिंग के लिए डाल दिया जाता है और इसको वापिस से ड्राई होने के लिए दिया जाता है। फिर दूसरा कपड़ा का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो ग्लासेस हो या कटोरियां हो, ग्लासेस घूम रही है, ग्लासेस धो करके मशीन से वापस आ रही है और पानी का टेम्परेचर चेक करो। हम लोग यहाँ पे भी हम लोग फील कर सकते हैं कितना हॉट है वो। उसके बाद वो ग्लासेस यहाँ पे आती है, धुलने के बाद धुलने के बाद भी है वो यहाँ पे जाएगी। उसके बाद वो जो भी हैंड से उसको करेंगे, वापिस से ग्लास को वहां पे डालेंगे। ये ग्लास वापिस से ट्रॉली पे लगेगा, ट्रॉली लग करके वो बाहर जाएगा। ये प्रोसेस होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो। आई होप कि आपको मजा आया होगा। फिर आपके जितने भी डाउट्स हैं क्वेश्चंस थे वो सारे क्लियर होंगे। थैंक यू जतिन जी, आप हमारे साथ पूरे ब्लॉग। अगर आपको मैसेज कोई और क्वेरी है या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए, आप प्लीज कमेंट से लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।